हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा और इंटरव्यू में पूछा जाता है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्यूज निम्न में से किसका मिश्रण होता है? पहला ऑप्शन दिया है सीसा तांबा, दूसरा सीसा टीन, तीसरा सीसा एल्यूमिनियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्यूज होता है वो किसका मिश्रण होता है, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर फ्यूज का निर्माण किया जाता है, वो हमको क्या करना है, बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, सीसा और टीन। यानी जो फ्यूज का निर्माण होता है वो क्या करते हैं, सीसा और टीन के मिश्रण को मिला करके फ्यूज को बनाते हैं। सीसा और टीन को मिला करके फ्यूज को इसलिए बनाया जाता है ताकि वो क्या करे, जहाँ ही उच्च टेम्परेचर हो, यानी जब टेम्परेचर का मान यानी ऊष्मा जब क्या हो, बहुत अत्यधिक हो, उस कंडीशन में क्या हो, वो बहुत आसानी से पिघल सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीसा और टीन को मिला करके बनाते हैं। इसके मिश्रण में जो सीसा होता है वो कितना होता है, हमारे पास 60% सीसा प्लस 40% क्या करते हैं, टीन, दोनों को मिला करके और फ्यूज का निर्माण हम लोग करते हैं। फ्यूज का यूज क्या होता है, तो फ्यूज होता है, इस फ्यूज पे मैंने एक वीडियो भी बना के डाला है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्यूज के बारे में डिटेल्स। चूँकि बता दें, फ्यूज का यूज हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या परिपथ में क्या करते हैं, अब उस परिपथ में जुड़े जितने भी ऑपरेटर्स हैं, उपकरण हैं, उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। चलेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन में सही सूत्र है। यानी जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी सीरीज में जोड़ा जाता है, उस कंडीशन में हम किस सूत्र का यूज करते हैं? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हमसे पूछा है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सही है। दोनों क्यों सही है, क्योंकि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 एंड सो वन, कहीं तक हमारा क्या हो सकता है। इसलिए इसमें दो रेजिस्टेंस जोड़े हैं, ऑप्शन ए में R1 प्लस R2 ये भी सही होगा, दूसरे में R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5 तक भी क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो इसलिए इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारे पैरेलल के लिए होता है, ठीक है। सीरीज के लिए ए और बी बोथ राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? पहला ऑप्शन दिया है चुंबकीय नियम, दूसरा है न्यूटन के नियम, तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चौथा लेंज का नियम। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है, वो हमको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो ट्रांसफार्मर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे क्या करता है, वर्क करता है। यह नियम फैराडे ने दिया था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर बदलता है। ऑप्शन है एसी को डीसी में, दूसरा उच्च विभव को निम्न विभव में, तीसरा निम्न विभव को उच्च विभव में, चौथा बी व सी दोनों। तो इसमें हमारा राइट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। यानी जो राइट आंसर होगा वो बी और सी दोनों होगा। एसी को डीसी में ट्रांसफार्मर क्या करता है, कभी नहीं बदलता है। इस भ्रम में आप ना रहिएगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी को डीसी में बदलता है, ऐसा ट्रांसफार्मर कभी नहीं करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैं बता दूं, एसी को डीसी में अगर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए क्या होता है, रेक्टिफायर आता है, ठीक है। रेक्टिफायर हो गया, डायोड हो गया, उसमें क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, सिलिका जेल का ट्रांसफार्मर में कार्य होता है। पहला ऑप्शन है वोल्टेज बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा उत्सर्जित करना, तीसरा है नमी अवशोषित करना, चौथा बी एंड सी बोथ।
तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल होता है, उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी और सी नहीं होगा क्योंकि ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करता है, वो क्या करता है? नमी को अवशोषित करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन दिया है मोटर, दूसरा दिया है हीटर, तीसरा जनरेटर, चौथा ए एंड सी दोनों। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा ऐसा यंत्र है जो कन्वर्ट करता है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए जनरेटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होगा तब क्या करेंगे? हम लोग मोटर का यूज करेंगे। अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है तब हम लोग क्या करेंगे? जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, धारा की अल्प मात्रा को मापता है। यानी धारा की अल्प मात्रा यानी धारा की बहुत सूक्ष्मतम मात्रा को इसमें से कौन सा मापता है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, ऊर्जा मीटर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा? धारा की अल्प मात्रा। तो यहाँ पे धारा आते ही आप लोग क्या करेंगे? धारा का नाम देखते ही क्या करेंगे? अमीटर पे क्या करेंगे? टिक लगा देंगे, जो कि अमीटर क्या है? गलत है। ठीक है, धारा सिर्फ अगर धारा दिया होगा तब तो हमारा अमीटर 100% क्या होगा? राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे धारा की अल्प मात्रा दिया है, तो धारा की अल्प मात्रा के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो राइट आंसर होगा। आप लोगों ने फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल जो करते हैं उसमें धारा की मात्रा को मेजर करने के लिए वहाँ पे गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि वो धारा की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है, यानी बहुत सूक्ष्मतम धारा होती है। अत्यधिक धारा की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, एक 1500 वाट का विद्युत हीटर 230 वोल्ट के विद्युत सप्लाई से जुड़ा है, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया है 5.52 एम्पियर, 6.62 एम्पियर, 4.52 एम्पियर और चौथा दिया है 2.33 एम्पियर। तो इसमें बताना है कि 1500 वाट का अगर विद्युत हीटर है 230 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा है तो विद्युत धारा इसमें कितनी होगी? यानी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर रहा है? हमसे पूछा जा रहा है। पी हमारे पास दिया है 1500 वाट और भी दिया है 230 वोल्ट। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई। तो यहाँ से I निकाल लेंगे, I इक्वल टू P भाई कितना हो जाएगा? V, यानी 1500 डिवाइड बाई 230 भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 6.62 एम्पियर। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बैटरी के फुल डिस्चार्ज के समय वोल्टेज होता है। यानी जब बैटरी को अगर पूरी तरफ से डिस्चार्ज हो जाए, यानी उसको हम लंबे समय तक ऐसे ही क्या कर दे, रख दे, तो उस कंडीशन में बैटरी क्या होता है? पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, जिसको डीप डिस्चार्ज भी बोला जाता है। तो उस कंडीशन में बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी? तो बैटरी का जो वोल्टेज होता है उस कंडीशन में कितना होता है? 1.6 वोल्ट। 1.6 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी बैटरी जब फुल डिस्चार्ज है उस कंडीशन में क्या होगा? 1.6 वोल्ट उसका क्या होता है? वोल्टेज होता है। आप मेजर कर सकते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो मल्टीमीटर के थ्रू अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे तो वहाँ पे 1.6 वोल्ट आएगा। किसी भी प्रकार के वोल्टेज को कैसे मेजरमेंट किया जाता है तो मल्टीमीटर का यूज पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर बैटरी फुल चार्ज हो, यानी बैटरी फुल चार्ज हो या चार्ज हो, उस कंडीशन में जो उसका वोल्टेज होता है वो कितना होता है? 1.8 वोल्ट होता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक डेंसिटी को मापते हैं, यानी विशिष्ट घनत्व को कैसे मापा जाता है? बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? बैटरी में जो भी लिक्विड होता है जिसको हम लोग तेजाब बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल की भाषा में इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें उसका घनत्व अगर हमको मापना हो तो कैसे मापेंगे? तो उसके लिए हाइग्रोमीटर आता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर हमारा क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए बैटरी को जोड़ा जाता है। यानी अगर हमारे पास कई बैटरी हैं, अगर वोल्टेज को क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, यानी हमको वोल्टेज की अत्यधिक आवश्यकता हो, तो उस कंडीशन में बैटरी को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज एंड पैरेलल में, इनमें से कोई नहीं, नॉट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सीरीज, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि अगर बैटरी है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, बैटरी है, इसको अगर ऐसे क्या करें, सीरीज में ऐसे जोड़ दें, मान लीजिए इसका 1.5 वोल्ट है, इसका 1.5 वोल्ट है, तीसरे का 1.5 वोल्ट है, तो इस प्रकार से तीनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना वोल्टेज मिल जाएगा, 4.5 वोल्ट क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। यानी वोल्टेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वोल्टेज जब भी बढ़ाना होता है तो बैटरी को क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, घरों की वायरिंग होती है, यानी किस तरह से वायरिंग को किया जाता है। पहला है सीरीज में, दूसरा पैरेलल एंड सीरीज, तीसरा सीरीज एंड पैरेलल, और चौथा क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पे घरों की जो वायरिंग होती है वो क्या होती है, हमेशा क्या करते हैं उसको पैरेलल में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए अगर आपने सीरीज में वायरिंग करके रखा है, अगर कोई भी एक बल्ब क्या हो जाता है, आपका फ्यूज हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपके पूरे घर की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि सीरीज में बल्ब का फिलामेंट क्या होगा, जलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगी, सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक बल्ब है, और ऐसे सप्लाई हमारा क्या है, चल रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में ये हमारा सप्लाई चल रहा है। आगे भी हम कोई और उपकरण क्या किए हैं, इसमें जोड़ के हमने रखा हुआ है। अगर यहाँ पे ये बल्ब, ये जो बल्ब है वो क्या हो गया, अगर फ्यूज हो गया, तो ये जो सप्लाई इधर से आ रही है, ये सप्लाई क्या हो जाएगी, यहीं पे ब्रेक हो जाएगी, इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, और आगे सप्लाई क्या होगी, नहीं जा पाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी घरों की वायरिंग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पैरेलल में करते हैं। अगर किसी बल्ब को क्या करना है, हमको सप्लाई देना हो, तो एक वायर यहाँ से लेकर के और एक वायर क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के, इस कंडीशन में क्या करेंगे, घरों की वायरिंग। यानी ये जो कनेक्शन है वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में करेंगे, मान लीजिए ये बल्ब यहाँ पे फ्यूज भी हो जाता है, तो आगे हमारी सप्लाई कंटिन्यूटी क्या होगी, जाती रहेगी, कब सप्लाई की कंटिन्यूटी आगे बनी रहेगी। चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, RYB में R का अर्थ है, ठीक है, RYB में R का अर्थ है, यानी आप लोग देखे होंगे बहुत जगह पे RYB यूज किया जाता है। तो RYB वो क्या होता है, RYB तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि RYB क्या होता है, वो फेज होता है, ठीक है। फेज के लिए RYB का यूज करते हैं। अब उसमें RYB का मतलब क्या होता है, तो R जो है, R का मतलब होता है रेड, ठीक है, Y का मतलब होता है येलो, B का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। यानी तीनों अलग अलग फेज के लिए क्या करते हैं, अलग अलग कलर का यूज करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 पिन सॉकेट में मोटा वाला पिन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी आपके पास अगर ऐसा 5 पिन सॉकेट है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे 4 ऐसे है और बीच में एक इतना मोटा पिन होता है। तो इस पिन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इस पिन का यूज क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है फेज, दूसरा दिया है न्यूट्रल, तीसरा दिया है अर्थ, तीसरा दिया है 3 फेज। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मोटा वाला होता है वो बहुत लोग बताते हैं न्यूट्रल के लिए, लेकिन वो क्या होता है, न्यूट्रल पूरा गलत है। वो न्यूट्रल के लिए कभी उसका यूज नहीं करते हैं, उसका यूज किया जाता है अर्थ के लिए, ठीक है। अर्थ वायर को इससे जोड़ करके और अर्थ में कनेक्ट कर दिया जाता है। अर्थिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, अर्थिंग के क्या क्या लाभ हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किस कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन दिया है चालक के आकार के कारण, चालक के प्रकृति के कारण, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो जो किसी चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्धचालक पदार्थ बना होता है, यानी अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो किस चीज़ का बना होता है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है सिलिकॉन। तो जो हमारा अर्धचालक पदार्थ होगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, मैग्नीशियम, ये तो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये कंडक्टर हो जाएंगे, यानी चालक हो जाएंगे। तो हमारा जो अर्धचालक पदार्थ का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ बना होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 230 वोल्ट बाई 440 वोल्ट के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर है,
यानी 230 वोल्ट बाई 240 वोल्ट का मतलब पहले क्या होता है मैं आपको समझा दूं। 230 वोल्ट यानी ये क्या है, ये प्राइमरी है, और 440 ये क्या है, ये सेकेंडरी है। यानी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे की तरफ 230 वोल्टेज दे रहे हैं, सेकेंडरी सिरे से 440 वोल्ट क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इसके लिए किस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दूसरा दिया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तीसरा दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, कम है, ये क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है, यानी स्टेप अप कर रहा है। यानी पहले स्टेप में 230 है, दूसरे स्टेप में उसको क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, 440 कर दे रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप डाउन किस कंडीशन में होता है, अगर 440 को क्या करता है, 230 वोल्ट में करता, तब हमारा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इसके लिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। सॉरी, इतना ही क्वेश्चन आज हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।